सर, आपने स्टार्टिंग कमेंट्री में सर डॉलर इंडेक्स की बात की थी, वहाँ पर भी स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। सर, आगे अगर हम थोड़े से और टाइम फ्रेम को साथ ही ऐड करके चलते हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर डॉलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तब भी हमें प्राइसेज़ जो है वो लोअर लेवल पे कितने जाते हुए नज़र आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि इसमें एक 99.40 जो है एक हम कह सकते हैं कि फ्रेश ट्रिगर पॉइंट है और उसके करीब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। 99.40 के ऊपर अगर यहाँ पे वीकली बेसिस पे डॉलर इंडेक्स सस्टेन होता है, तो फिर हम वहाँ पे 101, 101.50 तक एक बार जाते हुए देखेंगे डॉलर इंडेक्स को। तो उसका एक प्रेशर यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों पर रह सकता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो रुपये में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसका सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में रहेगा। तो डॉलर इंडेक्स की अगर यहाँ पे मजबूती आती भी है आने वाले दिनों में, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुपये में यहाँ लगातार वीकनेस बनी हुई है और उसके चलते कीमतों में भारतीय बाजारों में जो है सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों पर भारतीय बाजारों में पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ओके, और साथ ही साथ यूएस की तरफ से जो है अगर हम देखें तो खबर आई थी कि ट्रेज़रीज़ में गिरावट आई है सर, अगर रेट कट वहाँ से डिले होता है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से हम मध्य पूर्व में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं और हमने वहाँ पे डॉलर इंडेक्स को बढ़ते हुए देखा है, कच्चे तेल की कीमतें यहाँ पे एक रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुँचती हुई नज़र आई है। हम देख रहे हैं कि 2022 के बाद सर्वोच्च स्तर पर कीमतें बनी हुई है। तो इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पे निश्चित रूप से जो इन्फ्लेशन है, वो आने वाले महीनों में फिर एक बार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे एलिवेटेड लेवल्स पे रहते हैं तो वहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है वो ब्याज दरों में कटौती को टाल सकता है। और अगर वॉर लंबे समय तक खींचता है और इन्फ्लेशन वहाँ पे लंबे समय तक ऊपरी स्तरों पर बने रहते हैं, तो फिर वहाँ पे हम ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी होते हुए देख सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों पर रहेगा, लेकिन ये जो भी इम्पैक्ट रहेगा ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा क्योंकि जिस तरह के जो फंडामेंटल्स है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो वो वहाँ पे सोने और चांदी की जो सेफ हेवन बाइंग है उसको बरकरार रखेंगे। कई बार हम ऐसा सिनारियो भी देखते हैं कि जब डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती रहती है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी रहती है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो जी। वो जो सिनारियो है वो फिर एक बार हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 देखने को मिल सकता है कि अगर इन्फ्लेशन एलिवेटेड लेवल पर रहता है और डॉलर इंडेक्स मजबूत रहता है, बावजूद उसके सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती रह सकती है क्योंकि जो रिस्कियर असेट्स है वहां पे प्रेशर बना रह सकता है। और ऐसे में अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर भी रिस्कियर असेट पे साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो उसका सपोर्ट वहां पे निश्चित रूप से सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है। सर, अभी भी अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग अभी भी सोने-चांदी को लेकर के कन्फ्यूज़ है कि अभी एग्ज़िट किया जाए या ना किया जाए। करंट लेवल पर क्या सर अभी एग्ज़िट किया जा सकता है या फिर बने रहें अभी? सोने और चांदी में जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने छोटे समय के लिए पैसा लगाया है और अगर वो प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कुछ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको बने रहना चाहिए क्योंकि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है उसमें कोई बदलाव है नहीं। इवन यहाँ पे जो लंबी अवधि के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं निवेशक, तो यहाँ पे स्टेगर्ड वे में या एसआईपी के रूप में नई बाइंग भी जो है कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे थे तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। सर, साथ ही साथ अभी अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो पर आपका क्या कुछ नज़रिया है? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी गिरावट के बाद निचले स्तरों से रिकवरी करता हुआ नजर आया और उसी के चलते हमने देखा कि गोल्ड में चांदी के मुकाबले ज़्यादा वहाँ पे सुधार देखने को मिला। और हमने देखा कि जो सिल्वर की जो प्राइस है वो 2,40,000 से 2,65,000 की रेंज में आती हुई नजर आई। लगभग वहाँ पे 10% की बढ़त रही, लेकिन उसके साथ ही अगर हम गोल्ड को देखें तो वहाँ पे कीमतें 1,35,000 से 1,65,000 तक जाती हुई नजर आई। तो वहाँ पे कीमतों में बढ़त जो है वो सोने चांदी के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिली। तो वर्तमान सिनेरियो में यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है उसको देखते हुए गोल्ड में यहाँ पे जो मजबूती है वो आगे भी जारी रह सकती है, आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है, लेकिन चांदी भी वहाँ पीछे नहीं रहेगी। तो अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे चांदी के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस जो है वो बना रह सकता है। ओके सर, यहाँ पर हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी हैं, हम चाहेंगे कि आप इनको भी ज़रा गाइड कीजिए। यश वर्मा जी के 2 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर युद्ध के माहौल में इतना दबाव क्यों बना हुआ है? साथ ही साथ इनका एक और सवाल है कि आज की क्लोजिंग अगर $5000 के नीचे आती है, तो फिर नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेंड नेगेटिव रहेगा क्या गोल्ड का? देखिए यहाँ पे गोल्ड की प्राइस जो है जैसा कि मैंने बताया कि 4984 जो है एक मजबूत सपोर्ट है, और अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पर कीमतें उस सपोर्ट लेवल को ब्रीच करती है या भारतीय बाजारों में हम कीमतों को 1,57,700 के स्तर के नीचे वीकली क्लोज करते हुए देखते हैं, तो फिर वहां पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा, और उस कंडीशन में हम नीचे की तरफ $4,770 इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 1,48,000 के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में, वहां तक फिर एक गिरावट देख सकते हैं। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी अभी कम नजर आ रही है, लेकिन आज यहाँ पे शाम के सत्र में यूएस के जॉब डेटा भी आना है, और अगर वहां पे जॉब मार्केट में अच्छी बढ़त देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट देखने को मिलती है, तो डॉलर इंडेक्स वहां और भी मजबूती दिखाता हुआ नजर आएगा। तो फिर उस केस में वहां पे कुछ ब्रेकडाउन सोने की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे यूएस के जॉब डेटा के ऊपर साफ तौर पर नजर रखकर चलना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है यूएस के जॉब डेटा पर आपको बिल्कुल अपना फ़ोकस मेंटेन करके चलना है। यहाँ से भी कुछ देखेंगे कि किस तरीके का आगे के लिए ट्रेंड सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआती दौर में सर हमने जब चर्चा शुरू की थी, आपने क्रूड ऑयल का भी ज़िक्र किया था। हम चाहेंगे कि उस पे भी आप ज़रा बताइए कि क्या आगे के लिए माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड में? क्योंकि लगातार अगर हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ वो भी क्लोज़ है। अगर ये और ज़्यादा एक्सटेंड होता है, तो हम क्या और ज़्यादा प्राइसेज़ में स्पाइक होते हुए देखेंगे और वो रेंज क्या रहने वाली है? देखिए क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो WTI की कीमतें हैं आज वो $84 के स्तर को पार करती हुई नजर आई है, और ब्रेंट की कीमतें $87 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो WTI है वहाँ पे $78 काफी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, कीमतें उस लेवल को पार कर चुकी है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अगर आगे और भी एक्सटेंड होता है उसका ब्लॉकेड, और साथ ही यहाँ पे जो खाड़ी के देश है उनका उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है, जिस तरह से हम लगातार ईरान की तरफ से वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक जो है उनकी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर होते हुए देख रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे 92 से $100 तक एक बार WTI की कीमतें जा सकती है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे जो कीमतें अभी लगभग 77-7800 के रेंज में ट्रेड कर रही है, वो 84 से 8800 तक जो है वहाँ जा सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो लंबा समय चलता है और उत्पादन में गतिरोध बना रहता है, जो सप्लाई कंसर्न से वो बने रहते हैं ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो निश्चित रूप से वो कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर यहाँ पे पीस टॉक होता है यूएस और ईरान के बीच में और ये कॉन्फ्लिक्ट ईज होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन वहां पे फिर रिस्टोर होते हैं, तो एक शार्प डिक्लाइन भी हम कीमतों में आते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना चाहिए कच्चे तेल में जो भी काम कर रहे हैं उनको, और अगर ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करके ले जा रहे हैं तो वहां पे उनको ऑप्शन के जरिए उसको हेज भी जरूर रखना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर यहाँ पर हमने ये भी सिनेरियो देखा है कि ईरान की तरफ से जो इंडियन शिप्स हैं उनको अलाउ किया गया है, उनके रूट पे जो है वो उन्होंने सहमति दे दी है, अलाउ कर दिया है। लेकिन अगर हम यूएस और यूरोपियन शिप की बात करते हैं तो उनका जो रूट है वो अभी भी ब्लॉक है। सर इसका हम इंटरनेशनल मार्केट पे और डोमेस्टिक मार्केट पे असर किस तरीके से देखेंगे? देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यूएस ने वहाँ पे रशियन ऑयल परचेस के लिए भारत को 1 मंथ का जो है एक परमिट इशू किया है कि जी। नेक्स्ट 30 डेज जो है वो कंसेशनल प्राइस पे रशिया के ऑयल को खरीद सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम रशिया से ऑयल नहीं लेते तो हमको वहाँ पे यूएस से और वेनेजुएला से काफ़ी लंबी दूरी तय करके ऑयल लाना पड़ता है, जिससे हमारी फ्रेट कॉस्ट जो है वो बढ़ती, और उसकी वजह से यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल के प्राइस में बढ़त देखने को मिलती है, और उसका असर ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये भारत के रेफरेंस में एक अच्छा कदम है और इसका निश्चित रूप से भारत में फायदा मिलेगा, और जो फ्यूल प्राइसेस इमीडिएट हम वहाँ पे एक स्पाइक की संभावना जता रहे थे तो वहाँ पे वो अभी कुछ समय के लिए जो है
पोस्टपोन रह सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी के रेफरेंस में बात करें तो निश्चित रूप से एक बड़ा सेटबैक रहेगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यूरोप के देशों में जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए हैं, और यूएस में भी हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूटीआई की जो प्राइसेस है वो 2022 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो इसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता का विषय रहेगा। दूसरा, यहाँ पे जो कैस्केडिंग इफेक्ट है कच्चे तेल की कीमतों का, वो बाकी मैन्युफैक्चरिंग और आपका ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो दूसरी जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वहां पे जो ग्लोबल ग्रोथ है वो फिर एक बार स्टैंड स्टिल हो सकती है, उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निश्चित रूप से ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय रहेगा कि कच्चे तेल की कीमतें अगर ज्यादा समय तक हायर लेवल्स पर बनी रहती है तो निश्चित रूप से जो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ है उसको डीरेल करता हुआ नजर आएगा।